हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि इतने दिन तक आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया। बहुत सारे असाइनमेंट्स थे जिनको पूरा करना था और इस अवधि में मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूँ। आशुराम जी चिंता मत कीजिए, आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों का प्रेम इतना ज़बरदस्त प्रेम है कि आपका प्रेम ये खींच ले आता है। सारी व्यस्तताएं, सारे असाइनमेंट्स, सब कुछ भूलकर आपका प्रेम खींचता है और ये प्रेम ही है। बहुत सारा नमस्कार सभी को, वेरी गुड इवनिंग। एक मित्र ने, कल मैंने देखा था निर्मल जी के वहाँ स्क्रीनशॉट लेकर भी निर्मल जी ने मुझे भेजा। एक मित्र जो देहरादून से हैं, उन मित्र ने कहा कि अगर दिनेश सर वापस नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगा। भाई इतनी मोहब्बत ठीक नहीं है। आप अच्छा प्रेम करते हैं, आपका स्नेह मिलता है, हम लोगों को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसी बातें ना करें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और अधिक अच्छा सोचें आप लोगों के बीच में, और हमेशा आप लोगों के बीच में रहेंगे। वादा किया था पॉलिटी आरएस के एग्जाम से पहले उसके जितने भी जो एस्पेक्ट, जितने भी डायमेंशन, जितने भी आयाम हो सकते हैं, उन सारे आयामों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये मैंने वादा किया था आप लोगों से। 5 अगस्त की डेट मुझे मालूम है आप लोगों के जहन में है, मेरे भी जहन में है। 35 से 40 दिन उस डेट को बचे, पर चिंता ना कीजिए, हम 5 अगस्त से काफी दिनों पहले तक अपना आरएस का जो सिलेबस है, वो पॉलिटी का जो सिलेबस है, उसको हम लोग पूरा कर देंगे। मैं ये आपसे वादा करता हूं। तो पहले माफी, और माफी के बाद में अब हम लोग अपने इस टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखें। आपका प्रेम हमको बहुत सारा मोटिवेशन देता है, बहुत सारी प्रेरणा देता है, खींच लेकर आ जाता है आप लोगों का ये प्रेम। बस इतना ध्यान रखें, एक हिंदी फिल्म का एक गाना है, इतना प्रेम ना करो, इतनी मोहब्बत ना करो कि कहीं डूब ना जाऊं मैं। तो बस अपना प्रेम बनाए रखें। आज हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। पॉलिटी का एक टॉपिक है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं महान्यायवादी के बारे में। हम लोग आज इस पर चर्चा करना चाहते हैं, और जब महान्यायवादी पर चर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग महाधिवक्ता पर भी चर्चा करेंगे। पहले स्पष्ट कर देते हैं ये पद क्या है, इन पदों की हमने स्थापना क्यों की। देखिए दोस्तों, जैसे अगर हमसे संबंधित कोई कोर्ट में केस हो जाए तो हमें विधि संबंधी मामलों की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम लोग विधि के एक्सपर्ट नहीं हैं। कानून क्या कहता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो बहुत जटिल होती है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने मामलों की पैरवी करने के लिए अक्सर एक वकील करते हैं, और वकील कोर्ट में जो कुछ भी कहता है वो हमारे बिहाफ पर कहता है। वकील कोर्ट में हमारे मामलों की पैरवी करता है। जिस प्रकार से एक वकील हमारे मामलों की कोर्ट में पैरवी करता है, जिस प्रकार से एक वकील हमें विभिन्न मामलों के संदर्भ में एडवाइस देता है, वो हमारा परामर्शदाता होता है, वो हमारा एडवाइजर होता है, ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार को भी बहुत सारे विधिक मामलों में अड़चन आती है। विधिक मामले जटिल होते हैं, मैंने ऐसा कहा। भारत सरकार को भी विधिक मामलों में एडवाइस की जरूरत होती है। भारत सरकार के खिलाफ में भी बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करेगा, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह कौन देगा, इसके लिए जिस पद की स्थापना की गई है उस पद का नाम है महान्यायवादी। अंग्रेजी में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, एजी। जैसा सेंट्रल लेवल पर महान्यायवादी है, वैसा का वैसा प्रत्येक राज्य में होता है महाधिवक्ता। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या है महान्यायवादी, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए, महान्यायवादी के संदर्भ में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 76। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, बहुत बारीकी से सुन लीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतना ही लिखा हुआ है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और हम और आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रैक्टिकली, यानी व्यवहार में, ये जो नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये तो है अपॉइंटमेंट, यानी उनकी नियुक्ति। दूसरी बात, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है उनकी योग्यता के संदर्भ में, क्वालिफिकेशन क्या है। तो आर्टिकल 76 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इस पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में, यानी
हमारा जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जो व्यक्ति योग्यता रखता है उस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, इसमें बहुत बारीकी से बात आपको याद रखनी है, और वो बात ये याद रखनी है, ऐसा प्रश्न आ सकता है महान्यायवादी के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए। नंबर 1, अनुच्छेद 76 में आर्टिकल 76 में इस पद का उल्लेख है। नंबर 2, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। नंबर 3, इस पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो। याद रखिएगा, इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी भी आ सकती है। न्यायाधीश होना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो व्यक्ति योग्यता रखता है, सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, उस व्यक्ति को आप महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी जब इस मुद्दे पर चर्चा आई गई है तो बता देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 124 आर्टिकल 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे इस बात का उल्लेख है, वहां साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति जज बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। 1, सुप्रीम कोर्ट में वह व्यक्ति जज बन सकता है जो पिछले 5 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, और अगर वो किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं भी है कोई बात नहीं, या लिखा हुआ है वहां पर किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अगर वो अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो, तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये भी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ना वो हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से जज है, ना हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से वो एडवोकेट है, वकील है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां या लिखकर फिर लिखा हुआ है राष्ट्रपति की नजर में यदि वह कानून का जानकार हो तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। आप इस लैंग्वेज को बहुत ढंग से याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का उसे जज नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 कहता है। तो नियुक्ति हो गई राष्ट्रपति के द्वारा। व्यवहार में यह नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाएगी। दूसरी बात, योग्यता के संदर्भ में हमने चर्चा की, क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की योग्यता रखता है उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। थर्ड, तीसरी जो बात है वो है शपथ। आप मुझसे पूछोगे ओथ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो देखिए भारत के संविधान में उनकी ओथ के संदर्भ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और ये शपथ राष्ट्रपति उन्हें दिलाते हैं। शपथ के बाद में उनका टेन्योर यानी उनका कार्यकाल। अब बहुत ढंग से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कार्यकाल तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो शब्द लिखा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 76 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। और दोस्तों, आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति आपको पद पर रखना चाहेगा तब तक आप पद पर रहोगे। आप मुझसे पूछोगे क्या ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है? एकदम गलत, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। यहाँ प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब है मंत्रिपरिषद जब तक उस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर रखना चाहेगी तब तक वो पद पर रहेगा। यस, ऑब्वियसली रिटायर्ड जज भी हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है वो सारे व्यक्ति महान्यायवादी हो सकते हैं। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है वो है प्रसाद पर्यंत होना चाहिए राष्ट्रपति के। आगे जरा देखिए, ये तो उनकी नियुक्ति हो गई, ये उनका कार्यकाल हो गया, और ये भी लिखा हुआ कि वो उनके प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, महान्यायवादी को हटाया कैसे जाता है? तो दोस्तों, आपको एकदम क्लियर कर देते हैं, महान्यायवादी को हटाने या उनको हटाने की प्रक्रिया, भारत के महान्यायवादी कौन है अभी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। महान्यायवादी को हटाने या हटाने की प्रक्रिया या महान्यायवादी को हटाने के आधारों, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। इसका सीधा सा मतलब है राष्ट्रपति उन्हें बिना किसी कारण के कभी भी उनको हटा सकते हैं। तो प्रक्रिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
ये तो बात हो गई। अब करते क्या है महान्यायवादी? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 एक ऐसा अनुच्छेद है जो महान्यायवादी के बारे में बहुत सारी बातों को समेट लेता है। आर्टिकल 76 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उनके कार्यों के संदर्भ में ऐसा लिखा हुआ है कि महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में परामर्श देने का कार्य करते हैं, विधि संबंधी मामलों में एडवाइस देने का काम करते हैं ये महान्यायवादी। एक तो बात है ये जो 76 में लिखी हुई है। इसके अलावा उसमें यह भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यदि महान्यायवादी को कोई अन्य मामला सौंपते हैं, उस संदर्भ में भी राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अन्य मामला कोई सौंपा जाता है महान्यायवादी को, उस संदर्भ में भी सलाह देने का काम करते हैं महान्यायवादी। तीसरी बात, महान्यायवादी मैंने आप लोगों को कहा कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां पर? कोर्ट में। भारत के जुरिस्डिक्शन में जितने भी कोर्ट्स आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, भारत सरकार से संबंधित जितने भी मामले कोर्ट्स में चल रहे हैं, उन सारे मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं ये महान्यायवादी। तो किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं ये महान्यायवादी। ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है। ये सब महान्यायवादी के कार्य हैं। लेकिन दोस्तों एक बात, बहुत अच्छा प्रश्न सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है, आई थिंक 2014 में था या 2015 में था। महान्यायवादी की ये जो बातें, ये जो अधिकार, ये जो कार्य आप लोगों ने आर्टिकल 76 में देखे हैं, महान्यायवादी के बारे में एक और आर्टिकल है जहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है और जो सिविल सर्विस में बना है वो है आर्टिकल 88, अनुच्छेद 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है, जरा इसको सुन लीजिए। आर्टिकल 88 कहता है महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। संसद के दोनों सदन की बैठकों में महान्यायवादी न केवल भाग ले सकता है बल्कि उसे संबोधित भी कर सकता है। और आपको जानकर और ताज्जुब होगा, आर्टिकल 88 में यह भी लिखा हुआ है वो किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। महान्यायवादी संसद की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी संसद की बैठकों में भले ही भाग लेता हो, संसद की बैठकों को भले ही संबोधित करता हो, भले किसी समिति का सदस्य होता हो, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है, संसद में वो वोट नहीं दे सकते हैं। ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, एक सीधा फैक्ट का प्रश्न आ सकता है, इनमें से वो कौन सा पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग ले सकता है? आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। लेकिन इससे भी बढ़िया प्रश्न क्या हो सकता है, महान्यायवादी इनमें से कौन सा कार्य संसद के संदर्भ में नहीं कर सकते? नंबर 1, संसद की बैठकों में भाग लेना। नंबर 2, बैठकों को संबोधित करना। नंबर 3, किसी समिति का सदस्य हो जाना। नंबर 4, मत देने का अधिकार। तो महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महान्यायवादी के संदर्भ में केवल आपको आर्टिकल 76 ही याद नहीं रखना है। हाँ, एकदम श्रवण जी सही कह रहे हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं। बाबूलाल जी आप भी एकदम सही कह रहे हैं। महान्यायवादी के संदर्भ में केवल आर्टिकल 76 याद नहीं रखना है, इस संदर्भ में एक आर्टिकल और भी है जो काफी महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली उनकी ड्यूटीज, डायरेक्टली उनके कार्य से संबंधित है, दैट इज आर्टिकल 88। वो भी आपको याद रखना है। अब देखिए, चूंकि मैंने पहले से स्पष्ट कर दिया, इस बात को स्पष्ट कर दिया कि महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में केवल इतना लिखा हुआ कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। इसी वजह से अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। MC सीतलवाड़। मेरे हिसाब से जो लोग थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आजकल सारे लोग बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत मेहनत करते हैं, तो उन लोगों को ये पता होता है कि MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। लेकिन दोस्तों याद रखना है, MC सीतलवाड़ का महान्यायवादी के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल था। सर्वाधिक कार्यकाल था। 1950 में ये MC सीतलवाड़ भारत के महान्यायवादी बने और 1963 तक, यानी
लगभग 13 वर्षों तक भारत के वो महान न्यायवादी रहे। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। 13 वर्षों तक, कई बार विद्यार्थी पूछता है कि 13 वर्ष तक कैसे रह लिए वो। तो मैंने कहा ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर कार्यकाल फिक्स ही नहीं है, जब साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में 13 साल क्यों, बोले 20 साल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। 1950 से लगाकर 1963 तक वो भारत के महान्यायवादी रहे। और याद रखना, सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का था, लगभग 13 वर्षों तक रहे। अभी बहुत सारे मित्र लोग ये पूछ रहे हैं, कुछ मित्र लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर उनका जवाब भी दे रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है। तो दोस्तों, ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है, भारत के वर्तमान में जो महान न्यायवादी है उनका नाम है के वेणुगोपाल। ये के वेणुगोपाल महान न्यायवादी है। लेकिन इस फैक्ट को याद रखने से काम नहीं चलेगा। आजकल एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, और वो जो नया ट्रेंड है वो सबके संदर्भ में आपको याद रखना है। आप जब भी सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, आप जब भी हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, आप जब भी CAG पढ़ रहे हैं, आप जब भी इलेक्शन कमिश्नर पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। जैसे अभी हमने लिख दिया, अभी हमने याद भी कर लिया कि के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी है। लेकिन जरा कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, जरा देखिएगा। के वेणुगोपाल के संदर्भ में सही कथन को छांटिए, या फिर उल्टा भी आ सकता है, गलत कथन को छांटिए। नंबर 1, के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी है, एकदम सही। नंबर 2, के वेणुगोपाल की महान न्यायवादी के रूप में नियुक्ति वर्ष 2017 में की गई, ये भी एकदम सही। नंबर 3, के वेणुगोपाल भारत के 14वें महान न्यायवादी है, एकदम गलत। अपने को बहुत ढंग से पता होना चाहिए जो वर्तमान में जो बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं उनकी संख्या कौन सी है। तो के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान न्यायवादी है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। और आप लोगों को शायद याद होगा, वर्ष 2013 RS प्री के पेपर में CAG के बारे में प्रश्न पूछ लिया था। उस समय शशिकांत शर्मा हुआ करते थे भारत के CAG, और वहां से प्रश्न बना था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। MC सीतलवाड़ के बाद में नीरज डे, ये भी भारत के महान न्यायवादी रहे। सोली सोराबजी भारत के महान न्यायवादी रहे। मिलन कुमार बनर्जी भारत के महान न्यायवादी रहे। नीरज डे लगभग 11 वर्षों तक भारत के महान न्यायवादी रहे। तो ऐसी स्थिति में कुछ सवाल आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग जानते हैं, लास्ट ईयर RPSC ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो विद्यार्थी ढंग से कर नहीं पाए थे। ऐसे पूछ लिया कि RPSC के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था। आप लोग जानते हैं तिवारी जी का कार्यकाल सर्वाधिक था। तो ऐसी स्थिति में अपने को मालूम होना चाहिए सेकंड किसका था, फर्स्ट किसका था। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। नीरज डे ये महान न्यायवादी रहे, और इनका जो कार्यकाल है महान न्यायवादी के रूप में लगभग 11 वर्षों तक रहा। सोली सोराबजी काफी चर्चा में रहे थे। अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने जब दीपक मिश्रा जी के खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया था उनको हटाने के लिए, उस संदर्भ में जिन लोगों से विचार विमर्श किया जो विधि के एक्सपर्ट है, उनमें सोली सोराबजी भी एक व्यक्ति थे। सोली सोराबजी महान न्यायवादी रह चुके, 2 बार रह चुके। मिलन कुमार बनर्जी भी 2 बार महान न्यायवादी रह चुके। ये तो मोटे मोटे तौर पर महान न्यायवादी के बारे में आपको कुछ बातें बताई। दोस्तों, कुछ लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं, इसलिए मुकुल रोहतगी रह लिए, उनका टेन्योर पूरा हो गया है। अभी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल या अक्सर पूछ लेते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो दोस्तों, महान न्यायवादी पूरा भारत का एक व्यक्ति है, और वो भारत सरकार के विधि का परामर्शदाता है, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है। महान न्यायवादी को हम लोग फर्स्ट लीगल ऑफिसर कहते हैं। भारत में 24 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। ये महान न्यायवादी भारत सरकार के मामलों की पैरवी करता है भारत के विभिन्न न्यायालयों में। एक अकेला व्यक्ति कैसे कर पाएगा। ऐसी स्थिति में महान न्यायवादी की महान न्यायवादी को सहायता देने के लिए बहुत सारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल के नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनकी भी वही क्वालिफिकेशन है जो महान न्यायवादी की है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, लेकिन आपको बात जो याद रखनी है वो बात ये याद रखनी है, इनका उल्लेख
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सब महान्यायवादी की सहायतार्थ होते हैं, उनकी हेल्प के लिए होते हैं, और ये लोग भी भारत सरकार की पैरवी भारत के विभिन्न न्यायालयों में करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। अच्छा, 2-3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां से बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। जो ये तो सब बातें, जितनी भी बातें की गई है, मुझे ये कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। जो भी बातें मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर, सॉलिसिटर जनरल की संख्या फिक्स नहीं है भारती जी, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो एक का नाम याद नहीं रख सकते हैं। 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लिख रहे हैं करण जी, एकदम सही है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या उनसे भी ज्यादा होती है। ये जितने भी बातें मैंने आप लोगों से अभी शेयर की है, ये सारी बातें जनरल बातें हैं, ये अक्सर विद्यार्थियों को पता होती है। लेकिन जो बातें आपको, जो 2 महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाह रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। और मुझे लगता है कि वही इस प्रकार के कुछ प्रैक्टिकल डायमेंशन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस टॉपिक के, जहां से प्रश्न बन सकता है। याद रखिएगा, महान्यायवादी को तनख्वाह मिलती है भारत की संचित निधि से। वेतन वो भारत की संचित निधि से लेते हैं। उनका वेतन कितना मिलेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। साफ लिखा हुआ है कि उनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। बड़ा ध्यान से सुनिए, उनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त करने वाले महान्यायवादी, आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा दोस्तों, वो लोक सेवक नहीं है। वो लोक सेवक शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं महान्यायवादी। इस बात को एक तो आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आने के कारण महान्यायवादी के संदर्भ में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 भी लागू नहीं होता है। आप उनके संदर्भ में किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, महान्यायवादी चूंकि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है, याद रखिएगा वो खुद एक वकील है, महान्यायवादी के पद पर वो नियुक्त है, तो इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो महान्यायवादी के पद पर रहते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो किसी को भी विधिक मामलों में सलाह दे सकते हैं। वो किसी हम और आप जैसे लोगों की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत हो सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, 2 बातें याद रखनी है। एक, वो ऐसे किसी भी मामले की पैरवी नहीं करेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ में हो। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो महान्यायवादी के पद पर रहते हुए भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले की पैरवी नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो यदि किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करते हैं, वो किसी के मामलों की पैरवी अगर कोर्ट में करते हैं, तो इसके लिए उन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। मुझे लगता है ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। बहुत सारे मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 वैसी ही बातें कहता है जैसा आर्टिकल 76 कहता है। 165 ये कहता है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है। और आप लोग जानते हैं राज्यपाल के द्वारा नियुक्त करने का मतलब, व्यवहारिक उसका पक्ष ये है कि मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। एक, दूसरी बात, आर्टिकल 165 में साफ शब्दों में उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। और क्वालिफिकेशन क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? योग्यता रखता हो, यानी जज नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त हो सकता है। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है? चिंता मत करिए, हम लोग हाई कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी याद रखने के लिए बता देते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हो, उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य की न्यायिक सेवा का पिछले 10 वर्षों से अधिकारी हो, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो आरजेएस अधिकारी हो, ऐसे व्यक्ति को भी हाईकोर्ट में जज बनाया जा सकता है। और जो व्यक्ति हाईकोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, वो व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है, महाधिवक्ता बन सकता है। ये सारी बातें आर्टिकल 165 में लिखी हुई है। आगे साफ लिखा हुआ है, ये महाधिवक्ता
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इनका भी कार्यकाल संविधान में नहीं दे रखा है, ये भी जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक पद पर रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है महाधिवक्ता को जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, ये जो निर्णय है वो राज्यपाल तय करेगा, राज्यपाल इस संदर्भ में निर्णय लेंगे। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके अलावा महाधिवक्ता क्या करता है? महाधिवक्ता वही करता है जो महान्यायवादी भारत सरकार के लिए करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार को विभिन्न न्यायालयों में उसको रिप्रेजेंट करता है, और महाधिवक्ता वो सारे काम कर सकता है जो राज्यपाल उन्हें सौंपेगा। राज्यपाल यदि किसी मामले में, विधि संबंधी मामले में अगर कोई उनसे एडवाइस चाहते हैं तो महाधिवक्ता उनको एडवाइस देने का भी काम करते हैं। अब देखिए, जैसी बात आर्टिकल 88 में महान्यायवादी के बारे में लिखी है कि वो संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, वैसी की वैसी बात आर्टिकल 177, आर्टिकल 177 में लिखी हुई है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं। महाधिवक्ता न केवल बैठकों में भाग ले सकते हैं बल्कि उसको संबोधित भी कर सकते हैं। उस किसी कमेटी के वो सदस्य भी हो सकते हैं। और दोस्तों याद ये रखना है, वो सदस्य हो सकते हैं, सदस्य कमेटी के हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार विधानमंडल में नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 177 में लिखा हुआ है। दूसरी बात, सवाल पूछ रहे हैं कि महाधिवक्ता कौन है, तो ये भी बातें आप लोगों को बता दें। राजस्थान के पहले जो महाधिवक्ता है, मुझे मालूम है आप लोगों को आइडिया है इसका, पर थोड़ा सा याद रखिएगा, जी.सी. कासलीवाल राजस्थान के पहले महाधिवक्ता थे। लेकिन याद रखने वाली बात ये नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है आप लोगों को याद रह जाएगा। दोस्तों याद ये रखना है, राजस्थान में महाधिवक्ता का पद जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो हुआ, 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और आप लोगों को ये भी पता होगा, इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 7वां संविधान संशोधन किया था। तो राजस्थान में महाधिवक्ता का पद 1957 से प्रारंभ हुआ। जी.सी. कासलीवाल राजस्थान के पहले महाधिवक्ता थे। इसके अलावा अभी के लिए आपको याद रखना है, वर्तमान समय में नरपत मलजी लोढ़ा, नरपत मल लोढ़ा राजस्थान के महाधिवक्ता है, और ये राजस्थान के 70वें महाधिवक्ता है, 70th महाधिवक्ता है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि महाधिवक्ता की सहायता के लिए बहुत सारे डबल एजी जिसे हम लोग कहते हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं। लेकिन याद आपको ये रखना है, अतिरिक्त महाधिवक्ता जैसे किसी शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अतिरिक्त महाधिवक्ता वे लोग बनाए जाते हैं जो हाई कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज महान्यायवादी और महाधिवक्ता पद के बारे में बात की। आप चिंता ना करें, विश्वास रखें, 20 जुलाई से पहले अभी भी अपने पास 20-22 दिन 25 दिन का वक्त है। 20 जुलाई में 20 जुलाई से पहले आप लोगों के आरएस के सिलेबस का जो भी पोर्शन कोर्स में, वो सारी बात पॉलिटी से संबंधित जो है हम लोग शर्तिया तौर पर करेंगे। इतना विश्वास कर सकते हैं आप लोग। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अपना प्रेम, अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखें। Thank you very much. Good night and wish you all the best. Thank you. Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.